हेलो दोस्तों। एबीसीडी टीचिंग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अभी सुरक्षित होंगे और अपने घरों में आराम से रह रहे होंगे, जैसा कि बारिश का मौसम है और बारिश का आनंद लीजिए। आज हम लोग हमारा भूमंडल से क्लास 7 का चैप्टर 2, जिसका नाम है पृथ्वी के स्थल स्वरूप, के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए और हम चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। पृथ्वी का स्थल स्वरूप विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का समूह है जो हमारे ग्रह की सतह पर पाए जाते हैं। यह स्थल स्वरूप प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे ज्वालामुखी गतिविधि, अपरदन, भूगर्भीय परिवर्तन और अन्य भौगोलिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। मुख्य रूप से इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे फिगर में लिखा हुआ है अर्थ साइकिल। यहाँ पे आपको दिखाया गया है मैदान, पठार, पर्वत, झील, नदी, डेल्टा, नदी मुहाना, समुद्र और पहाड़ी भी दिखाई गई है। आगे हम लोग चलते। पृथ्वी का स्थल स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। आइए हम जानते हैं ये उच्चावच क्या होता है। धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी कहीं ढलान है, कहीं नीचे है, कहीं ऊंचाई पे है, तो इसी को हम लोग उच्चावच कहते हैं। आइए अगली स्लाइड पे हम लोग चल। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रथम श्रेणी का उच्चावच 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है महाद्वीप। महाद्वीप पृथ्वी के सबसे बड़ी स्थलाकृतियां हैं और ये विशाल भूमि क्षेत्र होते हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियां आदि को समाहित करते हैं। दूसरा है, जैसा हमने बताया, प्रथम श्रेणी के उच्चावच 2 होते हैं। पहला महाद्वीप, दूसरा है महासागर। महासागर बेसिन। महासागर बेसिन पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े जल निकाय होते हैं। ये समुद्र तल पर गहरे गर्त होते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार की समुद्री स्थलाकृतियां शामिल होती हैं, जैसे समुद्री पर्वत, महासागरीय गर्त, मध्य महासागरीय रिज आदि। पृथ्वी पे 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, भारतीय महासागर। भारतीय महासागर को हिंद महासागर भी कहते हैं। दक्षिणी महासागर और दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं और आर्कटिक महासागर। आइए अब हम इन महाद्वीपों और महासागरों को अपने मैप पे देख लेते हैं। ये हमारा महाद्वीप का मैप है, जैसा कि आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं। और आइए अब हम देखते हैं कि हमारा पहला कौन सा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा यूरोप, छठा अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। जैसा कि आप अभी तक की कक्षाओं में पढ़ते आ रहे होंगे कि सबसे छोटा महाद्वीप और सबसे बड़ा महाद्वीप, आप ये बातें एकदम याद रखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्वेश्चन बराबर बनते हैं। आइए अब हम महासागरों के बारे में हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास 5 महासागर होते हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसी में एक सबसे बड़ा गर्त पाया जाता है जिसको हम लोग मेरियाना गर्त कहते हैं। और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। तो जैसा कि महाद्वीपों में भी हमने जाना कि सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप, ऐसे ही हम लोग महासागरों में भी सीख लेते हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर
और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होता है। आइए अब हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं, जो है हमारा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच वे स्थल रूप हैं जो महाद्वीपीय और महासागरीय संरचनाओं के अंतर्गत आते हैं। ये संरचनाएं महाद्वीपों और महासागरों के भीतर छोटे पैमाने पर पाई जाती हैं, जैसा कि पर्वत के क्षेत्र के रूप में, पठार के रूप में और मैदानी क्षेत्र के रूप में। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमारे पास दो फिगर है, जैसे पर्वत के क्षेत्र पे, और मैदानों का फोटो तो नहीं है, लेकिन मैदान का मतलब होता है एकदम समतल स्वरूप। ठीक है। पठार क्या होता है? पठार जो होता है वो पर्वत से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन थोड़ा जमीन से उठा, मैदानी क्षेत्रों से थोड़ा उठा हुआ होता है। पर्वत पठार जो होता है वो पर्वत से कठोर होता है। हमेशा जो पठार होगा वो पर्वत से क्या होगा? कठोर होगा। पर्वत जो होगा उसका क्षरण होता रहता है, लेकिन पठारों का क्षरण बहुत कम होता रहता है। आइए अब पर्वत क्षेत्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह पर्वत क्या होता है, जिसको हम लोग पहाड़ी भी बोलते हैं। पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भूसतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भूसतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा हुआ हिस्सा होता है। जैसा कि आप सभी ने पहाड़ तो देखे ही होंगे, वह भू से थोड़ा उठा हुआ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत या पहाड़ कहते हैं। अब इन पर्वत या पहाड़ कैसे बनता है और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के 3 प्रकार हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत, या इसको भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। जैसा कि आप इंग्लिश के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो जानिए, वलित पर्वत को फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, और भ्रंश या ब्लॉक पर्वत को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ज्वालामुखी को वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। ठीक है। आइए पर्वतों के प्रकार में पहला प्रकार है वलित पर्वत के बारे में हम लोग जानते हैं। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि लिखा है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़, जैसे आंतरिक शक्तियां क्या होती हैं? जब हमारी पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक्स प्लेटें हैं, जब वह आपस में टकराती हैं तो उसी के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है, तो उसे मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख वलित पर्वत हिमालय, एटलस, ड्रेकेंसबर्ग, रॉकी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आते हैं। इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन करना है। हम आगे अवलोकन इसका करेंगे और अच्छे से करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फोल्डेड माउंटेन या वलित या मोड़दार पर्वत ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो वलित पर्वत होते हैं विश्व के मानचित्र पे, जैसे राकीज वलित पर्वत, ठीक है, और हिमालय वलित पर्वत, ग्रेट डिवाइडेड रेंज, ड्रैकेंसबर्ग, आल्पर्स, ये सब कहाँ है? एटलस, ये सब कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है। देखिए, ये है रॉकीज, ये है एंडेस, ये है एल्पाचेन, और ये है आल्पस, ये है आपका, ये है एटलस, ये है ड्रैकेंसबर्ग, ये है हिमालय, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है। जैसा कि आप देख सकें, रॉकीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है, और एशिया में हिमालय पर्वत पाया जाता है। यही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। और ड्रेकेंसबर्ग वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन को हम लोग ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत भी कहते हैं। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के खिसकने के कारण ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी जो है
वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि है। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। आइए अब इसको समझ लेते हैं। जैसा कि लिखा है, विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से, जैसे हमारे पास बहुत बड़ी-बड़ी पर्वतें हैं, तो उनमें धीरे-धीरे क्या होता है, दरारें आ जाती हैं या धीरे-धीरे वो टूट जाती हैं। तो जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं, ये ऊँचे-ऊँचे पर्वत तो हैं, लेकिन ये बीच से क्या है, टूट गए हैं। तो इसे ही हम लोग ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत कहते हैं, क्योंकि ये बीच से क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। ठीक है? और और एक बात याद रखने वाली चीज़ है कि जो हमारी नर्मदा नदी है, वह विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में बहती है, क्योंकि यह भी एक भ्रंश घाटी बनाती है। जैसे ही भ्रंश पर्वतें जब ना 2 पर्वतों के बीच में जो जगह हो जाएगा, उसे ही भ्रंश घाटी कहेंगे। तो भ्रंश घाटी के बीचों में नदियाँ बहती रहती हैं, जैसा कि आप नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं, एक नदी बह रही है 2 पर्वतों के बीच में, तो इसे ही भ्रंश घाटी कहेंगे। ठीक है? और हमारे देश में भ्रंश घाटी के पर्वत कहाँ पे है? तो सभी पश्चिमी घाट के जितने भी पर्वत हैं, वो भ्रंश घाटी के पर्वतों में शामिल हैं। जैसा कि आप भ्रंश घाटी देख सकते हैं कैसे बनता है, आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि भ्रंश घाटी के पर्वत कैसे बनते हैं या ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पुल लिखा है, अगर कोई चीज़ एकदम समतल है और उनको आपस में खींचा जाए, दूर खींचा जाए, तो इसमें दरारें पड़ जाएंगी। फिर दरारें सेकंड वाले फिगर में देखिए, दरारें धीरे-धीरे क्या हो जाती हैं, धँस जाती हैं। तो 2 जगह क्या होता है, ऊँचा वाला भाग हो जाता है, एक जगह क्या हो जाता है, नीचे वाला भाग हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, कि ये ब्लॉकों में डिवाइड हो जाता है, पहले ऊँचा, फिर नीचा, फिर ऊँचा, फिर नीचा। ऐसे ही जब ऊँचाई-नीचाई की बात होती है, तो इसे ही हम लोग ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ठीक है? आइए हम जानते हैं ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य द्वार खुला होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। जैसा कि आप ये इन फिगरों में देख सकते हैं, जो ज्वालामुखी जो मैग्मा है, वो ज़मीन के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो जब मैग्मा ज़मीन के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। ठीक है? तो ये इसके मुख से जो जिस मुख से वह निकल रहे हैं, उसे वहाँ उसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। ठीक है? आगे इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। बस आप जानिए कि ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, उसके अंदर से मैग्मा निकलता है। जब मैग्मा वही बाहर निकल जाता है, तो उसे हम लोग लावा कहते हैं और इसके ऊपर एक मुख द्वार इसका खुला हुआ होता है। ठीक है? इस फिगर में देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ क्रेटर। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुख होता है, जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा कई छिद्रों से बाहर निकल सकता है, ठीक है? और मैग्मा कहाँ उपस्थित होता है? मैग्मा हमारा कोर में उपस्थित होता है। जैसा कि आप पाठ 1 में पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो हमारे वीडियो पे जाके देख देख सकते हैं। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है, भूपर्पटी, मेंटल और कोर के बारे में। कोर में ही मैग्मा उपस्थित होता है और यही मैग्मा जब बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग लावा बोलते हैं। ठीक है? और अगर कभी कोई पूछे कि जो ज्वालामुखी का मुख होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ठीक है? ज्वालामुखी पर्वत। आइए हम लोग अब जानते हैं कि विश्व के कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में 2 ज्वालामुखी हैं। ये दोनों हैं हवाई द्वीप पे, है तो 3, लेकिन हमको क्लास 7 में 2 ही के बारे में जान जाएँ। है तो 3, जैसे है, पहला है किलायू हवाई द्वीप पे, मोनोलोआ हवाई द्वीप पे। ये दोनों हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में। ठीक है? आइए और ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। इटली में हमारे पास 3 हैं, जैसे विसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी। यह प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसे ज्वालामुखी जो इस समय सक्रिय नहीं है, लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। इसे ही हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है? विसुवियस
वीएस प्रसुप्त ज्वालामुखी है इटली का। अब माउंट एंटेना, ये बहुत बार बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि माउंट एटना वह ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो यह ज्वालामुखी इटली में पाया जाता है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जैसे अगर कभी ये भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटना ज्वालामुखी सक्रिय है, प्रसुप्त है कि निष्क्रिय है, कैसा है कि मृत ज्वालामुखी है, तो आप इसको कहेंगे यह सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है कि अभी भी इन ज्वालामुखियों से मैग्मा जो है वो कोर से बाहर जो अपने क्रेटर है अपने मुख से बाहर निकलता है, ठीक है। इसे ही हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है स्ट्राम्बोली। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब इटली में दो ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एक है माउंट एंटेना, माउंट एटना और स्ट्राम्बोली, ठीक है। और इसके बारे में एक चीज़ और कहते हैं, स्ट्राम्बोली एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, ठीक है। भारत में भी 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनके बारे में आइए हम जानते हैं। एक नारकोंडम ज्वालामुखी है, एक बैरन ज्वालामुखी है। जो बैरन ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पे पाया जाता है और इसका नाम भी है बैरन ज्वालामुखी। बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। नारकोंडम मृत ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखियों के बारे में जानते हैं कि वर्ल्ड में और कौन-कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जैसे कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहेंगे कोटोपैक्सी। यह कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, ठीक है। आइए अगले के बारे में जानते हैं। ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली में है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। अगर कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहेंगे ओजस डेल सलाडो। यह अर्जेंटीना चिली में स्थित है। आइए एकांकगुआ ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं। एकांकगुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पे है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। तो हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है, कि कोटोपैक्सी, ओजस डेल सलाडो, एकांकगुआ ज्वालामुखी और भारत में कितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है, और कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पे किस देश में या विश्व में पाया जाता है। आप इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। और हमारा आज का चैप्टर इसी पे समाप्त होता है। थैंक यू।